मधु। सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस की सारी एक्टिविटीज को। तो आप सभी जानते हैं कि आपके जो साइंस के चैप्टर्स हैं उनके बीच में एक्टिविटीज गिवन होती हैं एंड ये एक्टिविटीज बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं बिकॉज इनसे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हम जब साइंस का सैंपल पेपर कर रहे थे तो उसमें हमने देखा था कि एक्टिविटीज से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए थे, तो इससे हमें पता चलता है कि एक्टिविटीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड इनसे भी क्वेश्चंस आएंगे आपके बोर्ड एग्जाम में। इसीलिए आज हम साइंस के चैप्टर नंबर 1 की सारी एक्टिविटीज को अच्छे से डिस्कस करेंगे। सारी एक्टिविटीज मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी एंड ये भी बताऊंगी कि हर एक एक्टिविटी में से कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ओके, सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, सो वॉच इट टिल द एंड। सो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट with the activity 1.1। सो इस एक्टिविटी में बेसिकली एक मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया जा रहा है एंड एक व्हाइट पाउडर प्रोड्यूस हो रहा है। ओके, तो इस एक्टिविटी को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। यहाँ पर ये स्टेप्स गिवन है एंड ये डायग्राम गिवन है। ओके, सो क्वेश्चन में यहाँ पर लिखा है दिस एक्टिविटी नीड्स द टीचर्स असिस्टेंस, इट वुड बी बेटर इफ स्टूडेंट्स वियर सुटेबल आई ग्लासेस। तो इस एक्टिविटी को करते टाइम आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, प्रिकॉशंस लेने, वो यहाँ पर बताया गया कि टीचर की प्रेजेंस में ही, टीचर्स की असिस्टेंस में ही ये एक्टिविटी की जानी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर स्टेप्स बताए गए हैं। सो क्लियर अ मैग्नीशियम रिबन अबाउट 3 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग बाय रबिंग इट विद अ सैंड पेपर। तो आपको एक मैग्नीशियम की रिबन लेनी है, उसकी लेंथ यहाँ पर बतानी कि अबाउट 3-4 सेंटीमीटर लॉन्ग आप एक मैग्नीशियम रिबन को लोगे। देन उस मैग्नीशियम रिबन को क्लीन करना है सैंड पेपर से, सैंड पेपर से रब करके उस मैग्नीशियम रिबन को क्लीन करना है। देन होल्ड इट विद अ पेयर ऑफ टोंग्स, ये आपको टोंग्स दिख रहे हैं, इनसे उस मैग्नीशियम रिबन को होल्ड करना है बिकॉज हम क्या करेंगे, मैग्नीशियम रिबन को बर्न कर रहे हैं, तो इसलिए हम टोंग्स का यूज करेंगे यहाँ पर, जिसको हिंदी में हम चिमटा बोलते हैं, उसका यूज करेंगे रिबन को होल्ड करने के लिए। ठीक है, देन बर्न इट यूजिंग अ स्पिरिट लैंप और बर्नर एंड कलेक्ट द एश सो फॉर्म्ड इन अ वॉच ग्लास एज शोन इन फिगर 1.1। तो फिर हमें क्या करना है, फिर उस मैग्नीशियम रिबन को बर्न करना है, जलाना है, एक स्पिरिट लैंप या फिर बर्नर का यूज करके उसको जलाना है एंड जलाने के बाद जो एश प्रोड्यूस हो रही है, जो राख प्रोड्यूस हो रही है, उसको आपको कलेक्ट कर लेना है एक वॉच ग्लास में। ठीक है, यहाँ पर ये वॉच ग्लास है, इसके अंदर जो राख है, जो एश है, वो यहाँ पर प्रोड्यूस हो रही है, यहाँ पर कलेक्ट होती जा रही है। ठीक है, then burn the magnesium ribbon keeping it away as far as possible from your eyes and then सारी रिबन को बर्न कर देना है, ज्यादा दूर से दूर रखने की कोशिश करना है, अपनी आईज से दूर रखना है मैग्नीशियम रिबन को। ठीक है, what do you observe, तो क्या ऑब्जर्वेशंस आपको देखने को मिलेंगे ये आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करना है। ठीक है, तो देखो फ्रेंड्स, जब हम मैग्नीशियम रिबन को क्लीन करके उसे बर्न करेंगे तो ऐश प्रोड्यूस होगी, राख प्रोड्यूस होगी एंड जो ऐश प्रोड्यूस होगी, जो पाउडर प्रोड्यूस होगा वो व्हाइट कलर का होगा, एक व्हाइट पाउडर प्रोड्यूस होगा एंड ये क्या है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है। ठीक है, यहाँ पर रिएक्शन क्या हो रहा है वो रिएक्शन मैं आपको लिख के बता देती हूँ। देखो, मैग्नीशियम रिबन को हम बर्न कर रहे हैं, ठीक है, मैग्नीशियम रिबन को हम बर्न कर रहे हैं मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रहा है बिकॉज ऑक्सीजन, जो एयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है उसी की वजह से तो मैग्नीशियम रिबन बर्न करेगी, है ना। तो यहाँ पर बर्न करने का मतलब है कि जो मैग्नीशियम रिबन है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रही है, हवा में जो ऑक्सीजन है उसके साथ रिएक्ट कर रही है। सो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। रिएक्शन के बाद हम यहाँ पर देख रहे हैं व्हाइट पाउडर प्रोड्यूस हो रहा है। ये व्हाइट पाउडर क्या है, दिस इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, ये क्या है, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये रिएक्शन यहाँ पर इन्वॉल्व है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम रिबन थी, इसको हमने बर्न किया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हुआ एंड देन ये व्हाइट पाउडर जो प्रोड्यूस हो रहा है, जो हमने यहाँ पर वॉच ग्लास में इसको कलेक्ट किया है, दिस इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये रिएक्शन इन्वॉल्व है। ठीक है, तो ये हमने ऑब्जर्व किया एंड यहाँ पर आप देखो क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं। या तो आपसे डायरेक्ट रिएक्शन पूछ लेंगे कि इस एक्टिविटी में क्या रिएक्शन इन्वॉल्व है, तो आपको रिएक्शन लिखना होगा बैलेंस करके, बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर आपसे पूछ सकते हैं कि क्या ऑब्जर्वेशंस हैं इस एक्टिविटी की, क्या आपने ऑब्जर्व किया, वो भी आपसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि क्या प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है। ठीक है, अब देखो मैग्नीशियम रिबन जब बर्न करती है तो ये व्हाइट फ्लेम, व्हाइट डेजलिंग फ्लेम में बर्न करती है। जो फ्लेम होती है यहाँ पर, आग का जो कलर होता है, फ्लेम का जो कलर होता है वो व्हाइट होता है। व्हाइट डेजलिंग फ्लेम के साथ ही मैग्नीशियम रिबन बर्न करती है एंड एक व्हाइट पाउडर प्रोड्यूस होता है, दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो ये रिएक्शन इन्वॉल्व है। या फिर आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है दैट अ प्रोडक्ट
X is burnt in oxygen and a white powder is produced। तो ऐसे आपको प्रोडक्ट का नाम नहीं बताएंगे, लेकिन उसकी जगह उसको X बोल देंगे या Y बोल देंगे, एंड देन आपको पता करना होगा कि वो क्या प्रोडक्ट है, एंड उसको आपको पता करना होगा। सो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हमने सैम्पल पेपर में भी देखा था कि ऐसे X टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको प्रोडक्ट का नाम नहीं बताते, लेकिन ये बोल देते हैं कि ये प्रोडक्ट X है एंड ये इसके साथ रिएक्ट कर रहा है एंड ये बन रहा है, तो फिर आपको वो प्रोडक्ट X का नाम बताना होता है। ओके, तो ऐसे भी पूछा जा सकता है। रिएक्शन आपसे पूछा जा सकता है, ऑब्जर्वेशंस पूछी जा सकती हैं, है ना, कि इस पाउडर का कलर क्या होगा, जो मैग्नीशियम रिबन है वो उसकी जो फ्लेम है वो कौन से कलर की होगी, ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये आपकी पूरी एक्टिविटी 1.1 है। इसमें हमने देखा कैसे इसको हमें करना है, ये स्टेप्स यहाँ पर लिखे थे, ऑब्जर्वेशंस मैंने आपको बता दी, रिएक्शन बता दिया। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट एक्टिविटी। सो नेक्स्ट एक्टिविटी में लेड नाइट्रेट का रिएक्शन हो रहा है पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर रिएक्शन के बारे में हम डिस्कस करेंगे, पिक्चर गिवन नहीं है। तो देखो, लेड नाइट्रेट है, लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है PbNO3 एंड इस पर पूरे पे 2 लगेगा, तो ये है लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला। ठीक है, लेड नाइट्रेट सोल्यूशन है, उसको हमने एक टेस्ट ट्यूब में लिया। ठीक है, टेस्ट ट्यूब के अंदर लेड नाइट्रेट का सोल्यूशन है। देन हमने क्या किया, पोटेशियम आयोडाइड के सोल्यूशन को इसमें ऐड कर दिया। लेड नाइट्रेट के सोल्यूशन को हमने पोटेशियम आयोडाइड के सोल्यूशन में ऐड कर दिया। पोटेशियम आयोडाइड का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेशियम आयोडाइड का फॉर्मूला होता है, पोटेशियम का सिंबल होता है K एंड आयोडाइड का सिंबल होता है I। सो Ki इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेशियम आयोडाइड। तो हमने लेड नाइट्रेट के सोल्यूशन में पोटेशियम आयोडाइड का सोल्यूशन डाल दिया। तो अब हमें देखने को मिलेगा, क्या हम ऑब्जर्व करेंगे, वो मैं आपको इस रिएक्शन के थ्रू एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो यहाँ पर हमें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखने को मिलेगा। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसे, देखो, जो पोटेशियम है ये किसके साथ जुड़ जाएगा, नाइट्रेट के साथ जुड़ जाएगा एंड बनेगा पोटेशियम नाइट्रेट। जो लेड है वो आयोडाइड के साथ जुड़ जाएगा एंड बनेगा लेड आयोडाइड। ठीक है, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ पर देखने को मिलेगा। मैं लिख देती हूँ इसको। ठीक है, तो पोटेशियम आयोडाइड के साथ इसका रिएक्शन होगा एंड बनेगा पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, पोटेशियम नाइट्रेट बन जाएगा KNO3 एंड बन जाएगा लेड आयोडाइड। ठीक है, लेड आयोडाइड का फॉर्मूला हो जाएगा PbI2। ठीक है, ये लेड आयोडाइड का फॉर्मूला। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। अब देखो, ये जो पोटेशियम नाइट्रेट बना ये तो डिसॉल्व हो जाएगा, दिस इज सॉल्युबल, लेकिन ये जो पोटेशियम आयोडाइड बना है ना, ये इनसॉल्युबल कंपाउंड बना है, ये प्रेसिपिटेट बन गया हमारा। ठीक है, हम ऑलरेडी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के बारे में चैप्टर में अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर ये जो इनसॉल्युबल कंपाउंड बना है पोटेशियम आयोडाइड, ये येलो कलर का प्रेसिपिटेट बन गया। ठीक है, प्रेसिपिटेट होता क्या है, एक इनसॉल्युबल कंपाउंड होता है जो कि डिसॉल्व नहीं होता, सॉल्युबल नहीं होता है उस सोल्यूशन में। ठीक है, तो देखो रिएक्शन के बाद बन जाएगा पोटेशियम नाइट्रेट, ये तो डिसॉल्व हो जाएगा, सॉल्युबल है ये तो, लेकिन ये जो लेड आयोडाइड बना है दिस इज नॉट सॉल्युबल, ये इनसॉल्युबल रहेगा एंड ये येलो कलर का होगा, तो ये येलो प्रेसिपिटेट बन गया। तो ये रिएक्शन क्या है, ये रिएक्शन एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो है ही, साथ एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी है, बिकॉज यहाँ पर इस रिएक्शन में एक येलो प्रेसिपिटेट भी फॉर्म हुआ विच इज लेड आयोडाइड। ठीक है, तो ये पूरा रिएक्शन मैंने आपको यहाँ अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया। तो जब हम लेड नाइट्रेट के सोल्यूशन में पोटेशियम आयोडाइड के सोल्यूशन को ऐड करेंगे तो क्या ऑब्जर्व करेंगे कि बनेगा पोटेशियम नाइट्रेट एंड एक येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा विच विल बी लेड आयोडाइड। ठीक है, तो ये एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, सिंपल, कुछ भी इसमें डिफिकल्ट नहीं है। आपको रिएक्शन अच्छे से पता होना चाहिए, रिएक्शन की हेल्प से आप बता सकते हो कि इस एक्टिविटी में क्या हो रहा है। ठीक है, सो रिएक्शंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड बैलेंस करके लिखना है रिएक्शंस को। ठीक है, बैलेंसिंग करना इंपॉर्टेंट है, वरना आपके मार्क्स रिड्यूस हो जाएंगे। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट एक्टिविटी। नेक्स्ट एक्टिविटी में क्या है, यहाँ पर हमें बताया गया है कि जिंक ग्रैन्यूल्स में हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड को जब ऐड किया जाएगा तब क्या होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये क्या है, ये कॉनिकल फ्लास्क है, इस फ्लास्क में नीचे ये जिंक के ग्रैन्यूल्स हैं, मतलब जिंक के छोटे छोटे टुकड़े हैं। इन जिंक के ग्रैन्यूल्स में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड या फिर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जब हम ऐड करेंगे तब क्या होगा, वो हम इस एक्टिविटी में डिस्कस करेंगे। देखो जिंक के ग्रैन्यूल्स हैं, ये छोटे छोटे यहाँ पर कॉनिकल फ्लास्क के नीचे पड़े हुए हैं। इसके अंदर जब हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक, डाइल्यूट का मतलब होता है ऐसा एसिड जिसमें वाटर का अमाउंट ज्यादा है, एसिड का अमाउंट कम है, वो होता है डाइल्यूट। कंसंट्रेटेड एसिड वो होता है जिसमें एसिड ज्यादा होता है, पानी कम होता है। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर भी चुके हैं, बेसिक चीज आपको पता होनी चाहिए। तो देखो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मतलब जिसमें पानी ज्यादा है, एसिड कम है।
ओके तो जब हम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है HCl एंड सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है H2SO4। तो जब हम जिंक ग्रैन्यूल्स, ये जिंक ग्रैन्यूल्स जिस कॉनिकल फ्लास्क में है, इसमें जब हम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करेंगे तो क्या होगा, देखो जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ऐड करेंगे तो बनेगा जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। जब हम यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड को डालेंगे तो बन जाएगा जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। कैसे, मैं आपको ये रिएक्शन की हेल्प से एक्सप्लेन करती हूँ, बिकॉज रिएक्शन से ही हमें समझ में आता है कि क्या प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे। ठीक है, सो लेट्स सी द रिएक्शन। तो देखो जिंक के ग्रैन्यूल्स हैं तो हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे जिंक, बिकॉज जिंक मेटल इज देयर, तो जिंक Zn से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखो जब मैंने हाइड्रोक्लोरिक डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब मैं इसमें ऐड करूंगी तो HCl के साथ इसका रिएक्शन होगा, है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ इसका रिएक्शन होगा। अब रिएक्शन के बाद क्या बनेगा, देखो हम जानते हैं कि ये जो जिंक है ना ये हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये जिंक क्या करेगा, हाइड्रोजन को HCl में से डिस्प्लेस कर देगा। यहाँ पर हमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखने को मिलेगा, जो जिंक है वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा एंड बन जाएगा यहाँ पर ZnCl2, जिंक क्लोराइड बन जाएगा। ठीक है, एंड ये हाइड्रोजन जो है ये डिस्प्लेस हो जाएगी एंड हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। ठीक है, तो ये रिएक्शन हमें देखने को मिलेगा जब जिंक ग्रैन्यूल्स में मैं डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को डालूंगी तो क्या फॉर्मेशन होगी, जिंक क्लोराइड बनेगा एंड हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। ठीक है, ये तो मैंने देख लिया इसमें। अब जब मैं सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करूंगी, H2SO4 ऐड करूंगी, तब क्या होगा, तब देखो क्या फॉर्म होगा। यहाँ पर रिएक्शन की हेल्प से समझते हैं। जब इसमें मैं सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करूंगी ना तो देखो अब भी जो जिंक है वो हाइड्रोजन से तो ज्यादा रिएक्टिव है ही, तो जिंक क्या करेगा, यहाँ H2SO4 में से H2 को डिस्प्लेस कर देगा एंड ZnSO4 बन जाएगा, मतलब जिंक सल्फेट बन जाएगा। ठीक है, जिंक सल्फेट बन जाएगा। यहाँ पर भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं हो रहा बिकॉज जिंक ने क्या किया, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया, तो जिंक सल्फेट बन गया एंड ये हाइड्रोजन गैस अलग हो जाएगी एंड हाइड्रोजन गैस फिर इवॉल्व होगी। ठीक है, तो दोनों में जब आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालो या सल्फ्यूरिक एसिड डालो, जिंक क्या करेगा, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा एंड पहले बन जाएगा जिंक क्लोराइड एंड अभी बन रहा है जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस तो इवॉल्व होगी ही। ठीक है, एंड ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब इसमें हीट इवॉल्व होगी, रिएक्शन के बाद हीट प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि यहाँ पर स्टेप्स बता रखे हैं, आप इन स्टेप्स से भी समझ रखे हो। सबसे पहले हमने यहाँ पर लिखा है टेक अ फ्यू जिंक ग्रैन्यूल्स इन अ कॉनिकल फ्लास्क और अ टेस्ट ट्यूब। आपने जिंक ग्रैन्यूल्स लिए, फिर ऐड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड टू दिस, देन कॉशन हैंडल द एसिड विद केयर। देखो अब आप एसिड ऐड कर रहे हो तो एसिड को तो ध्यान से केयर से हैंडल करना पड़ता है, तो उस कॉशन का प्रिकॉशन का आपको ध्यान रखना है। देन डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपनिंग अराउंड द जिंक ग्रैन्यूल्स, तो फिर आपको बताने कि क्या आपने ऑब्जर्व किया। तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि जिंक सल्फेट बनेगा अगर सल्फ्यूरिक एसिड डाला, जिंक क्लोराइड बनेगा जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालेंगे। ठीक है, एंड साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस तो इवॉल्व होगी, तो ये हमें ऑब्जर्व होगा। देन टच द कॉनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब, इज देयर एनी चेंज इन इट्स टेम्परेचर। अब देखो जब इस कॉनिकल फ्लास्क को आप टच करोगे ना, रिएक्शन होने के बाद जब आप इसको टच करोगे तो ये जो कॉनिकल फ्लास्क है ये गर्म हो जाएगा, इसका जो टेम्परेचर है ना वो बढ़ जाएगा एंड ये इसको जब आप टच करोगे तो गर्म होगा। क्यों? बिकॉज ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हीट रिलीज हो रही है, तो ऑब्वियसली जो कॉनिकल फ्लास्क है वो भी गर्म ही होगा, है ना। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है एंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है। क्लियर? तो ये हमने डिस्कस किया एक्टिविटी 1.3 में, आप यहाँ पर देख सकते हो डायग्राम की हेल्प से। क्लियर? तो रिएक्शन से क्वेश्चन आ जाएंगे, क्या प्रोडक्ट्स फॉर्म हो रहे हैं, ये किस टाइप का रिएक्शन है, यही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट एक्टिविटी। नेक्स्ट एक्टिविटी में क्या है, यहाँ पर जो कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड जैसे इसको हम क्विक लाइम भी बोलते हैं, CaO इसका फॉर्मूला होता है। कैल्शियम ऑक्साइड में जब हम वाटर को ऐड करते हैं तब क्या होता है वो हम डिस्कस कर रहे हैं एक्टिविटी 1.4 में। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड CaO ये इसका फॉर्मूला है। कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्विक लाइम भी बोलते हैं। इसमें जब हम पानी ऐड करेंगे, देखो कैल्शियम ऑक्साइड यहाँ पर बीकर के नीचे रखा हुआ है, जब इसमें पानी ऐड करेंगे तो क्या रिएक्शन होगा वो हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं। ओके, सो टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड और क्विक लाइम इन अ बीकर। तो एक बीकर में आपको क्या करना है, कैल्शियम ऑक्साइड या फिर क्विक लाइम का थोड़ा सा अमाउंट ले लेना है, फिर क्या करना है उस बीकर में स्लोली ऐड वाटर टू दिस एंड देन बीकर में आपको धीरे धीरे पानी डालना है। बिकॉज देखो ये काफी दिस इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, बहुत ही ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, तो आपको जो वाटर है वो बहुत ही स्लोली डालना है क्विक लाइम में, कैल्शियम ऑक्साइड में। ठीक है, टच द बीकर एज शोन इन फिगर 1.3। डू यू फील एनी चेंज इन टेम्परेचर। तो फिर जब वाटर डालने के बाद आपको बीकर को टच करना है, देखना है कि क्या टेम्परेचर में कोई चेंज आया है या नहीं। तो मेरी रिएक्शन की हेल्प से आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि इसमें होता क्या है। तो देखो कैल्शियम ऑक्साइड है, क्विक लाइम है, उसका फॉर्मूला क्या होता है CaO। इसमें हम वाटर ऐड कर रहे हैं, मींस इसका रिएक्शन हो रहा है H2O के साथ।
देन रिएक्शन के बाद क्या बनेगा, CaO जब H2O के साथ रिएक्ट करता है तो बनता है CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ H2O के साथ रिएक्ट करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है एंड साथ ही साथ बहुत ही ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, हीट रिलीज होती है। सो दिस इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, जब आप बीकर को टच करोगे तो जो टेम्परेचर है वो हाई होता है, जो बीकर है वो गर्म हो रखा होता है, बिकॉज दिस इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंड साथ ही साथ ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। क्यों? बिकॉज देखो यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर के रिएक्शन के बाद एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है दोनों के कॉम्बिनेशन से। सो दिस इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। साथ ही साथ ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है, बिकॉज हीट भी प्रोड्यूस होगी। जब आप बीकर को टच करोगे तो बीकर गर्म हुआ होगा। ओके, तो ये हम ना एक्टिविटी 1.4 में देखा। ओके, सिंपल है, यहाँ पर बस कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन हो रहा है वाटर के साथ एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट एक्टिविटी। सो इस एक्टिविटी में बेसिकली हम फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स को हीट कर रहे हैं। हमने एक ड्राई बॉइलिंग ट्यूब में फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स लिए एंड बस हम उनको हीट कर रहे हैं। ठीक है, सो टेक अबाउट 2 ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स इन अ ड्राई बॉइलिंग ट्यूब। तो 2 ग्राम फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स ले लो एक ड्राई बॉइलिंग ट्यूब में। फिर क्या करना है, देन नोट द कलर ऑफ द फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स। अब देखो ये जो फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स होंगे ना, इनका जो कलर होगा ये ग्रीन होगा, ये ग्रीन कलर की फेरस सल्फेट की क्रिस्टल्स होंगी। ठीक है, एंड देन इनको हम ड्राई बॉइलिंग ट्यूब में डाल देंगे। देन क्या करना है, देन हीट द बॉइलिंग ट्यूब ओवर द फ्लेम ऑफ अ बर्नर और स्पिरिट लैम्प एज शोन इन फिगर 1.14। तो फिर हमें क्या करना है, फिर ये जो ड्राई बॉइलिंग ट्यूब है जिसमें ग्रीन कलर के फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स हैं, देन हम उनको हीट करेंगे, बर्न करेंगे, या फिर आप बर्नर की हेल्प से उसे बर्न कर सकते हो, हीट कर सकते हो, या फिर स्पिरिट लैम्प से। ओके, देन ऑब्जर्व द कलर ऑफ द क्रिस्टल्स आफ्टर हीटिंग। अब देखो ऑब्जर्वेशंस हमें क्या देखने को मिलेंगी, जब हम इन फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स को हीट करेंगे ना, तो ये जो कलर है इनका वो चेंज हो जाएगा। अभी तो जो हमने ओरिजिनल नोट किया था वो ग्रीन कलर था, जो फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स थे वो ग्रीन कलर के थे, लेकिन जब हम इनको हीट करेंगे तो कलर चेंज हो जाएगा ब्राउनिश ब्लैक में। जो क्रिस्टल्स हैं उनका ग्रीन से कलर चेंज होगा ब्राउनिश ब्लैक में, ब्राउनिश ब्लैक इनका कलर चेंज हो जाएगा। एंड देन और हीट करेंगे तो फिर जो फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स हैं तो जो डीकंपोजिशन रिएक्शन होगा एंड बनेगा फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड गैस एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। ठीक है, यहाँ पर मैं रिएक्शन लिख के आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ। हमने फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स लिए, सो FeSO4 फेरस सल्फेट। अब इसको हमने क्या किया, हीट प्रोवाइड किया तो ये जो कंपाउंड है फेरस सल्फेट के जो क्रिस्टल्स हैं ये डीकंपोज हो जाएंगे। ठीक है, डीकंपोज होने के बाद क्या बनेगा, डीकंपोज होने के बाद बनेगा Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, Fe2O3 एंड साथ ही साथ बनेगा सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये रिएक्शन हमें देखने को मिलेगा। तो इस रिएक्शन में आप देख सकते हो कि ये FeSO4 फेरस सल्फेट को जब हमने हीट प्रोवाइड की तो ये 3 कंपाउंड्स बन गए। तो एक कंपाउंड ब्रेक डाउन होके 3 नए और कंपाउंड्स बन गए। तो ये कौन सा रिएक्शन है, ये डीकंपोजिशन रिएक्शन है, बिकॉज इसमें एक कंपाउंड ब्रेक डाउन हो गया 3 नए कंपाउंड्स में। सो दिस इज अ डीकंपोजिशन रिएक्शन। ठीक है, हमने जब इसको हीट प्रोवाइड की तो ये जो फेरस सल्फेट था ये ब्रेक डाउन हो गया फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड में। ठीक है, तो देखो पहले तो कलर चेंज होगा। ये जो फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स हैं ये पहले ग्रीन कलर के थे, पहले इनका कलर चेंज होगा, बट ये ब्राउनिश ब्लैक कलर में हो जाएंगे। देन फेरिक ऑक्साइड बनेगा, देन सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड बनेगा एंड हमें बर्निंग सल्फर की स्मेल भी आएगी। ठीक है, बिकॉज देखो सल्फर बर्न हो रहा है यहाँ पर, तो हमें बर्निंग सल्फर की स्मेल भी यहाँ पर आएगी। ओके, तो ये सारी ऑब्जर्वेशंस हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, पहले कलर चेंज होगा, देन फेरिक ऑक्साइड, देन सल्फर डाइऑक्साइड, ट्राइऑक्साइड ये बनेगा, हमें बर्निंग सल्फर की स्मेल आएगी एंड कलर तो चेंज होगा ही। ठीक है, सो दिस इज योर एक्टिविटी 1.5। इसमें बस हम फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स को बर्न कर रहे हैं। तो ये कौन से रिएक्शन का एग्जांपल है, ये डीकंपोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल है, बिकॉज यहाँ पर जो कंपाउंड है वो डीकंपोज हो गया। सिंपल। एंड यहाँ पर ये आप डायग्राम में अच्छे से देख भी सकते हो, इसको रिप्रेजेंट किया गया है कि ये ट्यूब है, इसके अंदर ये क्रिस्टल्स हैं, यहाँ से हम हीट कर रहे हैं एंड यहाँ से जो फ्यूम्स हैं वो निकल रही हैं। ठीक है, जो उसकी फ्यूम्स हैं वो निकल रही हैं। ये बॉइलिंग ट्यूब है, ये फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स हैं। डू नॉट पॉइंट द माउथ ऑफ बॉइलिंग ट्यूब एट योर नेबर्स और योरसेल्फ। अब देखो जब बर्न कर रहे हैं तो फिर जो फ्यूम्स निकलेंगे उसको हमने स्मेल नहीं करना होता, वो हमारे लिए डेंजरस होती है, तो माउथ को हम थोड़ा दूर रखेंगे। ओके, सो ये हमने पूरी देखी एक्टिविटी 1.5। आई होप इट्स क्लियर टू यू। रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, कलर से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, क्या क्या प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, किस टाइप का रिएक्शन है, यही क्वेश्चंस आएंगे। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट एक्टिविटी। सो
इस एक्टिविटी में हम लेड नाइट्रेट के पाउडर को हीट कर रहे हैं, ठीक है। लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, PbNO3 2, ठीक है। तो लेड नाइट्रेट के पाउडर को हम हीट कर रहे हैं। दिस इज आवर एक्टिविटी 1.6। तो यहां पर आप देख सकते हो, टेक अबाउट 2 ग्राम लेड नाइट्रेट पाउडर इन अ बॉइलिंग ट्यूब। तो एक बॉइलिंग ट्यूब है, इसमें हमने 2 ग्राम क्या लिया है, लेड नाइट्रेट का पाउडर लिया है। तो यहां पर मैं इसको लिख भी देती हूं कि क्या क्या रिएक्शन होगा। सो लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है PbNO3 2, ठीक है। तो लेड नाइट्रेट का पाउडर लिया हमने 2 ग्राम इन अ बॉइलिंग ट्यूब। Then hold the boiling tube with a pair of tongs and heat it over a flame as shown in figure 1.5। then आपको boiling tube को टोंग से मतलब चिमटे से पकड़ लेना है and then इस boiling tube को हीट करना है, जैसे कि यहाँ पर फिगर में दिखाया गया कि बर्नर से ये हीट हो रही है, ये boiling tube जिसके अंदर lead nitrate का पाउडर है, ठीक है। तो हीट करेंगे, then what do you observe, note down the change if any। तो जब हम हीट करेंगे ना, तो क्या क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे, क्या चेंज हमें देखने को मिलेंगे, वो अब हमें यहाँ पर बताने। तो देखो मैं रिएक्शन की हेल्प से आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो जब इसको हम हीट कर रहे हैं, मतलब हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये जो लेड नाइट्रेट है ये डिकम्पोज हो जाएगा। किसमें डिकम्पोज होगा, ये सबसे पहले लेड ऑक्साइड में डिकम्पोज होगा, साथ ही नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी एंड ऑक्सीजन गैस भी प्रोड्यूस होगी। देखो ये जो ब्राउन कलर की फ्यूम्स निकल रही है ना, ये ब्राउन कलर का जो धुआं आपको दिख रहा है, दिस इज ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस यहाँ से निकल रही है, ऑक्सीजन गैस भी निकल रही है। देखो जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस है ना, उसकी जो फ्यूम्स होंगी, उसका जो धुआं होगा वो ब्राउन कलर का होगा। तो ब्राउन फ्यूम्स हमें देखने को मिलेंगी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस की, ठीक है। एंड ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस की जो स्मेल होती है वो काफी इरिटेटिंग होती है, ठीक है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस की जो स्मेल है वो इरिटेटिंग होती है, ये पता होना चाहिए। एंड जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये जो गैस है ये एसिडिक होती है नेचर में। कैसे एसिडिक है, इसको ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस है ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर देती है। एंड हम जानते हैं कि ऐसी गैस जो ब्लू लिटमस पेपर को रेड कलर में चेंज कर दे, दैट इज एसिडिक इन नेचर। तो ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस है ये एसिडिक होती है नेचर में, ठीक है। तो आपको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस के बारे में पता होना चाहिए कि ये गैस रिलीज होगी, इसकी ब्राउन फ्यूम्स होंगी एंड इसकी काफी इरिटेटिंग स्मेल होती है एंड ये एसिडिक होती है नेचर में, ठीक है। ऑक्सीजन गैस भी साथ ही साथ प्रोड्यूस होगी एंड ये गैसेस तो प्रोड्यूस होगी, ट्यूब से बाहर निकल जाएंगी। यहाँ पर ट्यूब में क्या बच जाएगा, ये बॉइलिंग ट्यूब में एक येलो कलर का सॉलिड रेजिड्यू बाकी रह जाएगा, दैट इज लेड ऑक्साइड, ठीक है। येलो कलर का एक सॉलिड सा रेजिड्यू यहाँ पर बॉइलिंग ट्यूब में रह जाएगा, जो कि होगा लेड ऑक्साइड PbO। एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस तो बाहर निकल जाएगी ट्यूब से, ठीक है। एंड ट्यूब में रह जाएगा येलो कलर का रेजिड्यू, सॉलिड रेजिड्यू, जो कि होगा लेड ऑक्साइड, ठीक है। तो ये पूरा रिएक्शन होगा। तो ये कौन सा रिएक्शन है, ये भी आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन ही है, बिकॉज यहाँ पर जो लेड नाइट्रेट ये कंपाउंड था, इसको हमने हीट प्रोवाइड करी तो ये ब्रेक डाउन हो गया अलग अलग कंपाउंड्स में। सो दिस इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एंड और स्पेसिफिकली कि मैं बोलूँ तो ये थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, बिकॉज यहाँ पर हीट की वजह से डिकम्पोजिशन हुआ है ना, सो दैट इज थर्मल डिकम्पोजिशन। जो पिछली एक्टिविटी में हमने रिएक्शन देखा वो भी थर्मल डिकम्पोजिशन ही था, ठीक है। हीट की वजह से जब डिकम्पोजिशन होता है उसको बोलेंगे हम थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर जो लेड नाइट्रेट है, ये लेड नाइट्रेट का जो लेड नाइट्रेट पाउडर है, जब इसको हम हीट करेंगे तो एक क्रैकलिंग साउंड के साथ डिकम्पोज होगा, ठीक है। एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी, ऑक्सीजन गैस एंड लेड ऑक्साइड बचेगा। ये सारी ऑब्जर्वेशंस होंगी, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जो मैंने आपको बातें बताई नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के बारे में एंड लेड ऑक्साइड के बारे में, सारी प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए। ओके, सो ये थी आपकी एक्टिविटी 1.6, यहाँ डायग्राम में भी आप देख सकते हो। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट एक्टिविटी। तो इस एक्टिविटी में वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है, मतलब वाटर में से हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे एंड उसका डीकम्पोजिशन होगा, इसको बोला जाता है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। तो एक्टिविटी 1.7 में यही है। ओके, तो यहाँ पर स्टेप्स लिखे हुए हैं जो आपको पूरा इस एक्टिविटी में करना है, कैसे इलेक्ट्रोलिसिस करना है उसके यहाँ पर स्टेप्स लिखे हुए हैं एंड ये डायग्राम है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं स्टेप्स रीड कर देती हूँ, देन वी विल सी द डायग्राम। सो टेक अ प्लास्टिक मग, ड्रिल 2 holes at its base and fit rubber stoppers in these holes. Insert carbon electrodes in these rubber stoppers as shown in figure 1.6। तो आपको क्या लेना है, एक प्लास्टिक का मग लेना है, उसके बेस पर उसके नीचे आपको 2 होल्स ड्रिल कर देना है, ठीक है। देन उन दोनों होल्स पर रबर स्टॉपर लगा देना है एंड देन उन रबर स्टॉपर्स में 2 इलेक्ट्रोड्स लगा देनी है कार्बन की, ठीक है। 2 कार्बन इलेक्ट्रोड्स यहाँ पर लगा देनी है रबर स्टॉपर्स में, ठीक है, एनोड एंड कैथोड, जैसे कि हम सभी जानते हैं। तो इलेक्ट्रोड्स लगा दी, देन क्या करना है, कनेक्ट दीज इलेक्ट्रोड्स टू अ 6 वोल्ट बैटरी। अब ये दोनों जो इलेक्ट्रोड्स हैं इनको हमें
हमें कनेक्ट कर देना एक 6 वोल्ट की बैटरी के साथ, ठीक है। देन व्हाट वी हैव टू डू, देन फिल द मग विद वाटर सच दैट द इलेक्ट्रोड्स आर इमर्स्ड एंड एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू द वाटर। फिर हमें क्या करना है, इस मग में पानी भर देना है एंड इतना पानी भरना है कि ये जो इलेक्ट्रोड्स है ना, ये हमें ब्लैक ब्लैक जो आपको इलेक्ट्रोड्स दिख रही है, ये इमर्स हो जानी, मतलब डूब जानी चाहिए पानी में। इतना पानी का लेवल आपको मग में भर देना है। देन क्या करना है, देन यू हैव टू एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो आपको इस पानी में फिर कुछ ड्रॉप्स डालनी है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, H2SO4। डाइल्यूट मतलब जिसमें वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो आपको कुछ ड्रॉप्स डाल देनी है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की। देन क्या करना है, then take 2 test tubes filled with water and invert them over the 2 carbon electrodes। फिर हमें क्या करना है, 2 टेस्ट ट्यूब्स लेनी है जिनमें पानी भरा हो एंड देन उनको हमें उल्टा कर देना है इन इलेक्ट्रोड्स के ऊपर। मतलब ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं इनके ऊपर हमें इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब्स को रख देना है जिनके अंदर पानी ऑलरेडी भरा हो, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ब्लैक कलर की तो इलेक्ट्रोड्स है हमारी, इनके ऊपर ही हमने इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब्स रख दिए, ठीक है। यहाँ तक आई होप सभी को क्लियर हो गया। देन स्विच ऑन द करंट एंड लीव द एपरेटस अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम। फिर हमें क्या करना है, करंट को स्विच ऑन कर देना है एंड इस एपरेटस को ऐसे का ऐसे छोड़ देना है कुछ टाइम के लिए, ठीक है। देन you will observe the formation of bubbles at both the electrodes. These bubbles displace water in the test tubes. तो फिर कुछ टाइम बाद आप ऑब्जर्व करोगे कि ये जो टेस्ट ट्यूब्स है ना, इसमें बबल्स की फॉर्मेशन हो रही है। इलेक्ट्रोड्स के पास, ये जो इलेक्ट्रोड्स के ऊपर ये जो टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर बबल्स फॉर्म हो रहे हैं एंड ये जो बबल्स हैं यही वाटर को डिस्प्लेस कर रहे हैं टेस्ट ट्यूब्स के अंदर। यू विल ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ बबल्स एट बोथ द इलेक्ट्रोड्स। दोनों इलेक्ट्रोड्स के पास आप बबल्स की फॉर्मेशन देखोगे एंड ये जो बबल्स हैं इनकी वजह से ही टेस्ट ट्यूब के अंदर पानी आ रहा है, वाटर डिस्प्लेस हो रहा है, ठीक है। देन is the volume of the gas collected the same in both the test tubes। अब देखो ये बबल्स क्यों फॉर्म हो रहे हैं, ये बबल्स इसलिए फॉर्म हो रहे हैं बिकॉज यहाँ पर गैस कलेक्ट हो रही है इस टेस्ट ट्यूब के अंदर। अब यहाँ पर हमें बताना है कि दोनों टेस्ट ट्यूब्स में, दोनों इलेक्ट्रोड के पास जो गैस कलेक्ट होगी, क्या उन दोनों गैसेस की जो वॉल्यूम है वो सेम रहेगी। तो इसका आंसर है नो, जो वॉल्यूम है वो सेम नहीं होगी। देखो ये वाला जो इलेक्ट्रोड है यहाँ पर ऑक्सीजन कलेक्ट होगी एंड ये वाला जो इलेक्ट्रोड है यहाँ पर हाइड्रोजन कलेक्ट हो रही है। यहाँ पर हाइड्रोजन गैस है, यहाँ पर ऑक्सीजन गैस है। यहाँ पर आप खुद ही देख सकते हो कि यहाँ पर पानी का लेवल कम है एंड ये जो टेस्ट ट्यूब के बीच में जो स्पेस है ये ज्यादा है। इस स्पेस में क्या होगी, हाइड्रोजन गैस ही होगी ना। यहाँ पर भी आप देख सकते हो इस दूसरी वाली इलेक्ट्रोड में कि इस दूसरी वाली टेस्ट ट्यूब में पानी का लेवल ज्यादा है एंड ये जो खाली एरिया है वो कम है, मतलब ऑक्सीजन गैस कम है ना। हाइड्रोजन गैस यहाँ पर है, ऑक्सीजन गैस यहाँ पर है। ऑक्सीजन गैस कम है एंड हाइड्रोजन गैस ज्यादा है, तो वॉल्यूम तो सेम है ही नहीं दोनों गैसेस की। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये जो क्वेश्चन पूछा था कि क्या दोनों गैसेस की वॉल्यूम सेम होगी दोनों टेस्ट ट्यूब्स में, तो वो इसका आंसर हो जाएगा नो, द वॉल्यूम ऑफ बोथ द गैसेस विल नॉट बी सेम। जो हाइड्रोजन गैस की वॉल्यूम है ना इस वाले इलेक्ट्रोड के पास, यहाँ पर ये हाइड्रोजन गैस की जो वॉल्यूम है ये ट्वाइस है, मतलब 2 गुना है किसके, ऑक्सीजन गैस की वॉल्यूम के। यहाँ पर जो हमने हाइड्रोजन गैस एक्यूमुलेट करी है, जो हाइड्रोजन गैस यहाँ पर एक्यूमुलेट हुई है एंड यहाँ पर जो ऑक्सीजन गैस कलेक्ट हुई है, जो हाइड्रोजन गैस की वॉल्यूम है वो ट्वाइस है। ट्वाइस मतलब 2 गुना है ऑक्सीजन गैस की वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम तो इनकी सेम नहीं है, ठीक है। यहाँ तक आई होप क्लियर हो गया। आगे रीड करते। Then once the test tubes are filled with respective gases, remove them carefully. Test these gases one by one by bringing a burning candle close to the mouth of the test tubes. अब देखो जब ये दोनों जो टेस्ट ट्यूब्स हैं ये पूरी फिल हो जाती हैं रिस्पेक्टिव गैसेस से, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो इन टेस्ट ट्यूब्स में गैसेस भर गई हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस भर गई है या ऑक्सीजन गैस। तो जब गैसेस फिल हो जाती हैं तो फिर इन टेस्ट ट्यूब्स को हम रिमूव कर देंगे। टेस्ट ट्यूब्स को रिमूव करने के बाद हम क्या करेंगे, एक बर्निंग कैंडल मतलब एक जलती हुई मोमबत्ती को इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के पास लाएंगे जहां पर ये गैस इकट्ठी हुई है, ठीक है। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस जहां पर इकट्ठी हुई है वहां पर हम एक बर्निंग कैंडल पास में लेके आएंगे। तो इससे हम क्या पता कर रहे हैं, इससे हम पता कर रहे हैं कि कौन से इलेक्ट्रोड के पास कौन सी गैस एक्यूमुलेट हुई है। ये हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से इलेक्ट्रोड में ऑक्सीजन है, कौन से इलेक्ट्रोड के पास हाइड्रोजन है, ये हमें कैसे पता चलेगा। इसके लिए हमें टेस्ट करना पड़ेगा ना उसके लिए। तो हम क्या करेंगे, एक बर्निंग कैंडल लेके आएंगे इनके पास। ये टेस्ट ट्यूब हटाने के बाद एक बर्निंग कैंडल आएगी। जब यहाँ पर हाइड्रोजन गैस के पास बर्निंग कैंडल आएगी ना, तो क्या होगा, क्या हमें देखने को मिलेगा कि जो हाइड्रोजन गैस है वो आग पकड़ लेगी, इट विल कैच फायर एंड हाइड्रोजन गैस बर्न करेगी एक
पॉप साउंड के साथ। हम सभी जानते हैं हाइड्रोजन गैस को टेस्ट करने का तरीका क्या होता है कि उसके पास हम एक बर्निंग फ्लेम लेकर आते हैं, एक बर्निंग कैंडल लेके आते हैं, एंड जो हाइड्रोजन गैस है वो फायर कैच कर लेती है एंड वो बर्न करती है एक पॉप साउंड के साथ। तो जैसे ही हम बर्निंग कैंडल यहाँ पर लेके आएंगे तो ये जो हाइड्रोजन गैस है उसमें आग लग जाएगी एंड वो एक पॉप साउंड के साथ बर्न करेगी। तो जैसे ही हमें ये देखने को मिलेगा तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पर हाइड्रोजन गैस है, इस वाले इलेक्ट्रोड के पास हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। देन हम जो बर्निंग कैंडल है उसको हम इस वाले इलेक्ट्रोड के पास लेके आएंगे। जब यहाँ पर बर्निंग कैंडल आएगी तो क्या होगा, वो जो बर्निंग कैंडल है ना वो और ब्राइटली बर्न करने लगेगी, ठीक है, और ब्राइटली वो बर्न करने लगेगी। जो कैंडल की जो फ्लेम है ना वो और शाइनी हो जाएगी, ब्राइटली वो बर्न करने लगेगी। इससे हमें क्या पता चल रहा है, इससे पता चल रहा है कि ये वाला जो इलेक्ट्रोड है इसके पास ऑक्सीजन गैस कलेक्ट हुई है। बिकॉज हम जानते हैं कि जो ऑक्सीजन गैस है वो जलना कोई भी चीज़ जलती कब है, जो ऑक्सीजन होती है ना, तो ऑक्सीजन जो गैस है वो एक्सेलरेट कर देती है, स्पीड अप कर देती है कंबशन के प्रोसेस को। तो जैसे ही यहाँ पर हम बर्निंग कैंडल को लेके आएंगे इस ऑक्सीजन गैस के पास तो वो और ब्राइटली बर्न करने लग जाएगी। इससे हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पर ऑक्सीजन गैस ही एक्यूमुलेट हुई है, ठीक है। तो कैंडल हम क्यों लेके आए, बर्निंग कैंडल क्यों लेके आ रहे हैं, ये पता करने के लिए कि कौन से इलेक्ट्रोड के पास कौन सी गैस एक्यूमुलेट हुई है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस है, यहाँ ऑक्सीजन गैस है, ठीक है, ये हमने पता कर लिया। देन क्वेश्चन, दिस मस्ट बी परफॉर्म केयरफुली बाय द टीचर। जो भी आप परफॉर्म कर रहे हो इसको बहुत ही केयरफुली परफॉर्म करना है टीचर की गाइडेंस में, ओके। देन व्हाट हैपेंस इन ईच केस एंड व्हिच गैस इज प्रेजेंट इन ईच टेस्ट ट्यूब। तो ये हमें कैसा पता चलेगा कि कौन सी गैस कौन से टेस्ट ट्यूब में कहाँ पर एक्यूमुलेट हुई है। तो देखो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस है, यहाँ पर ऑक्सीजन गैस है। तो जो आपका कैथोड है, ठीक है, जो आपका नेगेटिव टर्मिनल है, जो नेगेटिव एंड है ना आपके इलेक्ट्रोड का, उसको कैथोड बोलते हैं। कैथोड इलेक्ट्रोड के पास हाइड्रोजन गैस एक्यूमुलेट हुई है एंड जो एनोड है जो कि पॉजिटिव एंड होता है हमारे इलेक्ट्रोड का पॉजिटिव टर्मिनल, उसके पास ऑक्सीजन गैस एक्यूमुलेट हुई है, ठीक है। तो ये हमने बता दिया, पूरी ऑब्जर्वेशन मैंने आपको पूरी अच्छे से एक्सप्लेन कर दी। तो यही ऑब्जर्वेशन है कि वॉल्यूम सेम है क्या दोनों गैस की, ये हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से इलेक्ट्रोड के पास कौन सी गैस है, क्या टेस्ट करना है उसके लिए, ठीक है, एंड कौन से इलेक्ट्रोड के पास कौन सी गैस एक्यूमुलेट हुई है ये भी मैंने आपको बता दिया। तो ये हमारी पूरी एक्टिविटी 1.7 थी जिसमें हमने इलेक्ट्रोलिसिस किया वाटर का। सिंपल, आई होप इट्स क्लियर टू यू। ये तो हम छोटी क्लासेस से पढ़ते भी आ रहे हैं। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट एक्टिविटी। सो इस एक्टिविटी में सिल्वर क्लोराइड का डीकम्पोजिशन हो रहा है, ठीक है। सिल्वर क्लोराइड को हम डीकम्पोज कर रहे हैं सनलाइट की हेल्प से। तो देखो सिल्वर क्लोराइड लिया हमने 2 ग्राम इन अ चाइना डिश। ये चाइना डिश है, इसमें हमने 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड लिया, ठीक है। सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है AgCl, ठीक है। AgCl इज द फॉर्मूला ऑफ सिल्वर क्लोराइड। व्हाट इज इट्स कलर, सिल्वर क्लोराइड का कलर क्या होता है, ये व्हाइट कलर का होता है। तो हमने 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड लिया विच इज ऑफ व्हाइट कलर एंड चाइना डिश में हमने लिया एंड देन हमने क्या किया, प्लेस दिस चाइना डिश इन सनलाइट फॉर सम टाइम। देन इस चाइना डिश को हमने सनलाइट में धूप में रख दिया थोड़े टाइम के लिए। देन ऑब्जर्व द कलर ऑफ द सिल्वर क्लोराइड आफ्टर सम टाइम। तो क्या ऑब्जर्व हम करेंगे, क्या कलर में चेंज आएगा वो हमें बताना है। तो देखो यहाँ पर इस चाइना डिश में सिल्वर क्लोराइड है व्हाइट कलर का, उसको हमने सनलाइट में रखा, धूप में रखा थोड़े टाइम के लिए, तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। जो सिल्वर क्लोराइड है वो व्हाइट कलर का था, उसका चेंज कलर हो जाएगा एंड वो सिल्वर कलर का हो जाएगा, ठीक है। व्हाइट से सिल्वर कलर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा कि जो सिल्वर क्लोराइड है सनलाइट की प्रेजेंस में इसका डीकम्पोजिशन हो जाएगा, ये डीकम्पोज हो जाएगा सिल्वर मेटल में एंड क्लोरीन गैस भी रिलीज होगी, क्लोरीन गैस प्रोड्यूस होगी एंड सिल्वर मेटल डीकम्पोज, सिल्वर मेटल बन जाएगा। तो हम जानते हैं सिल्वर जो मेटल है वो सिल्वर कलर का होता है, इसीलिए कलर चेंज हमें देखने को मिलेगा। जो सिल्वर क्लोराइड है ये तो व्हाइट कलर का होता है, लेकिन जब सनलाइट में हम इसको रखेंगे तो सनलाइट की प्रेजेंस में ये जो सिल्वर क्लोराइड है ये डीकम्पोज हो जाता है सिल्वर मेटल एंड क्लोरीन गैस में। तो जो क्लोरीन गैस है वो तो हवा में इवेपोरेट हो जाएगी एंड हमारे पास बचेगा सिल्वर मेटल एंड सिल्वर मेटल सिल्वर कलर का होता है, इसलिए कलर में चेंज हमें देखने को मिलेगा, व्हाइट से सिल्वर हो जाएगा कलर, ठीक है। एंड ये क्या है, ये भी हमारा डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, लेकिन यहाँ पर जो डीकम्पोजिशन है वो सनलाइट की वजह से हो रही है, ठीक है, लाइट एनर्जी की वजह से हो रही है। अभी जो हम डीकम्पोजिशन रिएक्शंस पढ़ रहे थे वो सारी हीट की वजह से हो रहे थे, ओके। नाउ द डीकम्पोजिशन इज बिकॉज ऑफ द सनलाइट। तो यहाँ पर भी डीकम्पोजिशन ही हुआ है सिल्वर क्लोराइड का इनटू द सिल्वर मेटल एंड क्लोरीन गैस। सिंपल, कुछ भी इसमें डिफिकल्ट नहीं है। दिस इज ऑल्सो डीकम्पोजिशन रिएक्शन। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट एक्टिविटी। सो इस एक्टिविटी में हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में ही डिस्कस करेंगे। हम क्या करेंगे, आयरन नेल्स को कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डिप कर रहे हैं, ठीक है, एंड देन वी विल सी द चेंजेस एंड ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। सो डिस्कस करते हैं। तो देखो
टेक 3 आयरन नेल्स एंड क्लीन देम बाय रबिंग विद सैंड पेपर। तो 3 आपको आयरन नेल्स लेनी है, कील लेनी है आयरन की, एंड उनको क्लीन करना है सैंड पेपर के साथ, ठीक है। देन टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स मार्क्ड एज A एंड B, इन ईच टेस्ट ट्यूब टेक अबाउट 10 ml कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। फिर आपको क्या करनी है, फिर आपको 2 टेस्ट ट्यूब लेने हैं, 2 टेस्ट ट्यूब लेने, एक टेस्ट ट्यूब A, दूसरी टेस्ट ट्यूब B, ठीक है। 2 टेस्ट ट्यूब लेने, दोनों टेस्ट ट्यूब में आपको क्या करना है, 10 ml कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन डालना है। कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, CuSO4, तो आपको 10 ml कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन डाल देना है दोनों टेस्ट ट्यूब A एंड B में, ठीक है। एंड कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का कलर क्या होता है, वो ब्लू कलर का होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देन tie 2 iron nails with a thread and immerse them carefully in the copper sulfate solution in test tube B for about 20 minutes. Keep 1 iron nail aside for comparison. तो देखो 3 आयरन नेल्स थी, 3 में से 2 आयरन नेल्स का आपको क्या करना है, 2 आयरन नेल्स को आपको धागे से बांध देना है, एंड जो B टेस्ट ट्यूब है, जो दूसरी वाली टेस्ट ट्यूब है ना, उसमें उन दोनों आयरन नेल्स को डुबा देना है, ठीक है। टेस्ट ट्यूब B में, टेस्ट ट्यूब A, दोनों में क्या है, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है, ठीक है। एंड आपके पास 3 आयरन नेल्स हैं, तो एक नेल को तो आप अलग रख दो, ठीक है। एक आयरन नेल को अलग रख दो, कहीं पर भी किसी भी टेस्ट ट्यूब में उसको नहीं डिप करना, वो अलग आपने साइड में रख दिया। अब 2 जो आपके पास आयरन नेल्स हैं उनको धागे से बांधो, एंड जो आपकी टेस्ट ट्यूब B है ना, दूसरी वाली टेस्ट ट्यूब जिसमें दोनों टेस्ट ट्यूब में कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है 10 ml, जो टेस्ट ट्यूब B है उसमें उन दोनों आयरन नेल्स को डिप कर दो, ठीक है। देन उन दोनों आयरन नेल्स को ऐसे ही डिप रहने दो 20 मिनट तक, ठीक है। 20 मिनट तक उनको ऐसे ही डिप रहने दो, ठीक है। एंड एक जो आयरन नेल थी, 3 में से एक जो आयरन नेल थी उसको साइड में हमने रखा हुआ है कंपैरिजन के लिए, 2 नेल्स को हमने डिप कर दिया टेस्ट ट्यूब B में, ठीक है। देन आफ्टर 20 मिनट्स टेक आउट द आयरन नेल्स फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। 20 मिनट बाद इन दोनों आयरन नेल्स को आपको बाहर निकाल लेना है कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में से, ठीक है। कंपेयर द इंटेंसिटी ऑफ द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब A एंड B। अब देखो 2 टेस्ट ट्यूब थी A एंड B, जो B टेस्ट ट्यूब है उसमें हमने आयरन नेल्स को डिप किया था, एंड A टेस्ट ट्यूब बस हमने ऐसी ही रखी थी, उसमें हमने कुछ भी डिप नहीं किया, उसमें बस 10 ml वो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन ही है, ठीक है। तो अब आयरन नेल्स को निकालने के बाद 20 मिनट बाद आयरन नेल्स को निकालने के बाद आपको दोनों टेस्ट ट्यूब में जो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है ना, उसकी कलर की इंटेंसिटी, ब्लू कलर की जो इंटेंसिटी है उसको कंपेयर करना है ना। देखो यहाँ पर मैं आपको इस डायग्राम की हेल्प से आपको और अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर ये दोनों टेस्ट ट्यूब A है एंड ये टेस्ट ट्यूब B है, इसमें हमने आयरन नेल्स को डिप किया था एंड इसमें हमने कुछ भी नहीं किया था, ये एज इट इज है। तो अब आप देख सकते हो कि पहले जब हमने आयरन नेल्स को डिप नहीं किया था तो दोनों जो टेस्ट ट्यूब थी A एंड B, उन दोनों में कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन था एंड दोनों ही ब्लू कलर के थे, सेम ब्लू कलर की इंटेंसिटी थी। लेकिन जब हमने टेस्ट ट्यूब B में आयरन नेल्स को 20 मिनट के लिए डिप किया ना, तो ये जो टेस्ट ट्यूब B में जो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन था उसका जो कलर है वो फेड हो गया, ठीक है। जो ब्लू कलर है वो लाइट हो गया, फेड हो गया, लाइट ग्रीन कलर हो गया, ठीक है। ये क्यों हुआ, दिस इज बिकॉज ऑफ द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब क्या रिएक्शन हुआ है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो देखो हमारे पास था आयरन नेल्स, तो आयरन का फॉर्मूला होता है Fe, एंड हमारे पास कॉपर सल्फेट सोल्यूशन था, तो कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला होता है CuSO4। अब आयरन नेल्स को हमने कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डिप किया, तो यहाँ पर रिएक्शन होगा, क्या रिएक्शन होगा, देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। क्यों, बिकॉज जो आयरन है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो आयरन क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा एंड कॉपर अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा एंड बन जाएगा आयरन सल्फेट, ठीक है। यहाँ पर आयरन सल्फेट बनेगा एंड ये कॉपर मेटल अलग हो जाएगा, ठीक है। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा बिकॉज आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो आयरन ने कॉपर को कर दिया डिस्प्लेस एंड बन गया आयरन सल्फेट, फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट बना, फेरस सल्फेट बन गया एंड जो कॉपर मेटल है वो अलग हो गया, ठीक है। तो अब ये जो फेरस सल्फेट बन गया ना, जो टेस्ट ट्यूब B में हमने डाले थे आयरन नेल्स, तो वहीं पर हुआ ये रिएक्शन। अब जो टेस्ट ट्यूब B में ये जो फेरस सल्फेट बना है, इस वजह से टेस्ट ट्यूब B में जो कलर है कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का वो फेड हो गया, बिकॉज ये फेरस सल्फेट बन गया है। एंड हम जानते हैं कि फेरस सल्फेट का जो कलर है वो ग्रीन होता है। याद करो जो हमने एक्टिविटी 1.5 में डिस्कस किया था कि फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स होते हैं ग्रीन कलर के, है ना। हमने स्टार्टिंग में एक्टिविटीज में डिस्कस किया था कि फेरस सल्फेट के जो क्रिस्टल्स होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं। तो हमें पता है कि फेरस सल्फेट का जो कलर है वो ग्रीन होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि टेस्ट ट्यूब B में जो हमने आयरन नेल्स को डिप किया तो रिएक्ट किया उसने कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के साथ एंड फेरस सल्फेट बन गया। ये जो फेरस सल्फेट बना है इसी वजह से टेस्ट ट्यूब B में जो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है ना, उसका जो कलर है पहले तो वो ब्लू था लेकिन वो फेड हो गया एंड लाइट ग्रीन हो गया, इसकी वजह से, फेरस सल्फेट की वजह से। एंड कॉपर मेटल ये अलग हो गया। अब ये जो कॉपर मेटल अलग हुआ है ये कहाँ पर गया, ये जो आयरन नेल्स हमने डिप करी थी ना, 2 आयरन नेल्स टेस्ट ट्यूब B में जो डिप करी थी उनके ऊपर ये जो कॉपर मेटल है वो चिपक जाता है, उन पर आके
उनके ऊपर आ जाता है, ठीक है। तो कॉपर मेटल उन आयरन नेल्स के ऊपर आ जाएगा एंड ये रिएक्शन हमें देखने को मिला। तो ये जो फेरस सल्फेट बना है, इसी वजह से टेस्ट ट्यूब बी में जो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का जो कलर है वो फेड हो गया। जो टेस्ट ट्यूब ए है वो तो एज इट इज है, उसमें हमने कुछ नहीं किया। जो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का कलर है वो ब्लू सेम एज इट इज ही है, लेकिन टेस्ट ट्यूब बी में जो कलर है वो फेड हो गया बिकॉज हमने आयरन नेल्स को डिप किया एंड ये रिएक्शन हुआ। क्लियर, आगे रीड कर लेते हैं। देन आगे क्या बोला है, देन ऑल्सो कंपेयर द कलर ऑफ द आयरन नेल्स डिप्ड इन द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन विद वन केप्ट असाइड। अब देखो 3 आयरन नेल्स थी, 2 तो हमने टेस्ट ट्यूब बी में डिप कर दी एंड एक हमने अलग से रखी थी। तो अब उन तीनों का हमें कंपैरिजन करना है। तो देखो 2 आयरन नेल्स जो हमने डिप करी ना, 2 आयरन नेल्स जो हमने टेस्ट ट्यूब बी में डिप करी एंड एक आयरन नेल जो अलग से रखी रही, उन दोनों में क्या डिफरेंस होगा कि जो पहली आयरन नेल है जिसको हमने किसी में भी डिप नहीं किया, उसका कलर तो एज इट इज सिल्वर जो होता है वैसा ही रहेगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं आया। लेकिन जो वो 2 आयरन नेल्स हमने टेस्ट ट्यूब बी में डिप करी वो ब्राउन कलर की होंगी। ब्राउनिश कलर की क्यों होंगी? बिकॉज उन दोनों नेल्स के ऊपर कॉपर मेटल आ गया है ना, कॉपर मेटल आके उनके ऊपर आ गया। देखो जो हम जानते हैं कि कॉपर मेटल भी बना, अभी हमने जो रिएक्शन देखा उसमें हमने देखा कि फेरस सल्फेट बना एंड कॉपर मेटल बना। तो वो जो कॉपर मेटल है वो कहाँ पर गया? वो इन आयरन नेल्स के ऊपर आकर ही चिपक गया, ठीक है, इनके ऊपर आ गया। सो इसीलिए ये जो आयरन नेल्स जो हमने टेस्ट ट्यूब बी में डाली थी वो ब्राउन कलर की होंगी, ब्राउनिश कलर की होंगी, बिकॉज इनके ऊपर कॉपर मेटल डिपॉजिट हो गया है, ठीक है। तो ये कलर डिफरेंस हमें देखने को मिलेगा। ये आयरन नेल है, ये हमने कहीं भी डिप नहीं करी तो इसका कलर तो सेम है, अनचेंज्ड है। लेकिन ये वाली आयरन नेल आप देख सकते हो ब्राउन कलर के, बिकॉज इसको हमने टेस्ट ट्यूब बी में डाला था एंड इसके ऊपर कॉपर मेटल डिपॉजिटेड है, ठीक है। आयरन नेल टेकन आउट ऑफ फ्रॉम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, तो ये ब्राउन कलर की है। तो ये कलर चेंज है दोनों आयरन नेल्स में। एक्टिविटी आई होप आपको अच्छे से क्लियर होगी। मैंने बहुत ही अच्छे से डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर दिया कि यहाँ पर हुआ क्या है। दोबारा आपको समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट एक्टिविटी। सो इस एक्टिविटी में बेसिकली डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। इसमें भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, टेक अबाउट 3 ml ऑफ सोडियम सल्फेट सोल्यूशन। तो आपको 3 ml सोडियम सल्फेट का सोल्यूशन लेना है एक टेस्ट ट्यूब में। देन इन अनदर टेस्ट ट्यूब टेक अबाउट 3 ml ऑफ बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन एंड देन दूसरी टेस्ट ट्यूब में आपको क्या करना है, 3 ml लेना है बेरियम क्लोराइड का 3 ml लेना है बेरियम क्लोराइड का सोल्यूशन, ओके। एंड देन मिक्स द 2 सॉल्यूशंस, देन दोनों सॉल्यूशंस को मिक्स कर देना है। क्या आप ऑब्जर्व करोगे वो बताना है। तो देखो सबसे पहले आपने क्या लिया है, सोडियम सल्फेट का सोल्यूशन लिया। तो सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है? सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है Na2SO4, ठीक है, Na2SO4। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सोडियम सल्फेट। अब सोडियम सल्फेट का सोल्यूशन है, इसके सोल्यूशन को हम किसके साथ मिक्स कर रहे हैं? बेरियम क्लोराइड के सोल्यूशन के साथ। बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है BaCl2। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ बेरियम क्लोराइड, ठीक है। तो इन दोनों का रिएक्शन हो रहा है बेरियम क्लोराइड के सोल्यूशन के साथ, ठीक है। तो जब इनका रिएक्शन होगा तो कौन सा रिएक्शन होगा? ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। कैसे? देखो यहाँ पर इन दोनों का जब रिएक्शन होगा तो बेरियम सल्फेट बनेगा एंड सोडियम क्लोराइड बनेगा। क्या बनेगा हमारे पास? सोडियम क्लोराइड NaCl एंड साथ ही साथ बनेगा बेरियम सल्फेट, ठीक है, बेरियम सल्फेट। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ पर होगा एंड ये एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्यों है? बिकॉज यहाँ पर इस रिएक्शन में एक व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेगा, एक व्हाइट कलर का सब्सटेंस बनेगा जो कि इनसॉल्युबल होगा एंड उसी को हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं एंड इसीलिए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। अब वो व्हाइट प्रेसिपिटेट क्या है? दैट इज बेरियम सल्फेट। ये जो बेरियम सल्फेट है ना, यही आपका व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेगा, ठीक है। सो दिस इज द व्हाइट प्रेसिपिटेट, यहाँ पर मैं लिख रही हूँ व्हाइट PPT, ठीक है। प्रेसिपिटेट को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं PPT एंड लास्ट में डॉट लगा देना, ठीक है। तो ये आपका प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है, बिकॉज यहाँ पर आप देख सकते हो कि बेरियम एंड सल्फेट बना, बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड बना, तो डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ एंड साथ ही साथ प्रेसिपिटेट भी बना, व्हाइट प्रेसिपिटेट बना विच इज बेरियम सल्फेट। तो ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी है, सिंपल। तो यहाँ पर भी हमने डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का ये एग्जांपल देख लिया इस एक्टिविटी में, ठीक है। दोनों के सॉल्यूशंस को हमने मिक्स किया, यहाँ पर आप एग्जांपल में देख भी सकते हो। क्लियर? नाउ लेट्स सी द लास्ट activity of this chapter which is activity 1.11.
सो इस एक्टिविटी में हम कॉपर पाउडर को हीट कर रहे हैं, ठीक है। हीट अ चाइना डिश कंटेनिंग अबाउट 1 ग्राम ऑफ कॉपर पाउडर। तो आपको कॉपर पाउडर लेना है, 1 ग्राम कॉपर पाउडर लेना है एक चाइना डिश में एंड उसको हीट करना है, ठीक है। तो कॉपर पाउडर, कॉपर का फॉर्मूला क्या होता है Cu, इसको हम हीट कर रहे हैं। हीट करने का मतलब होता है कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रहा है, सिंपल सी बात है। जब भी हीट वाला लिखा जाता है कि इसको हम हीट कर रहे हैं, इफ दिस वी आर हीटिंग इट और बर्निंग इट, तो इसका सिंपल मतलब है कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर हम कॉपर पाउडर को हीट कर रहे हैं, मीन्स कॉपर इज रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन। अब कॉपर जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, कॉपर ऑक्साइड बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि जब इस कॉपर पाउडर को हम हीट करेंगे ना, तो इसके ऊपर एक ब्लैक कोटिंग आ जाएगी। वो ब्लैक कोटिंग किसकी होगी, इसके सरफेस के ऊपर जो ब्लैक कोटिंग आएगी, दैट विल बी बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर ऑक्साइड। ये जो कॉपर ऑक्साइड बना है, इसी वजह से ये जो कॉपर का पाउडर है, इसके ऊपर एक ब्लैक कलर की कोटिंग आ जाएगी, ठीक है। तो क्यों आई है, बिकॉज रिएक्शन के बाद कॉपर ऑक्साइड बन गया। तो ये कौन सा रिएक्शन है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, बिकॉज कॉपर एंड ऑक्सीजन कंबाइन करके बना रहे कॉपर ऑक्साइड। एंड ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्यों है, बिकॉज यहाँ पर कॉपर में ऑक्सीजन ऐड हो रही है ना। एंड ये ऑलरेडी हम जानते हैं कि जब भी किसी कंपाउंड में, एलिमेंट में ऑक्सीजन ऐड होती है तो दैट इज नोन एज ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर कॉपर में ऑक्सीजन ऐड हुई तभी कॉपर ऑक्साइड बना। तो ये क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी है एंड कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन, रिडक्शन रिएक्शन, ये सारा हम अच्छे से डिस्कस कर भी चुके हैं, ओके। तो ये आपकी लास्ट एक्टिविटी, एक्टिविटी 1.11। इसमें बेसिकली बस हमने कॉपर पाउडर को हीट किया है एंड दिस इज एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। सो दिस वाज द लास्ट एक्टिविटी ऑफ योर चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। सारी एक्टिविटीज को हमने अच्छे से डिस्कस किया, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया, रिएक्शंस हमने डिस्कस किए एंड ये भी डिस्कस किया कि हर एक एक्टिविटी में से कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सो आई होप दैट यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल। इफ यू फाउंड इट हेल्पफुल देन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।